है, अच्छा आज का वो अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ में प्रोबेबिलिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ प्रोबेबिलिटी होती है और हमें पता ही नहीं होता कि हम प्रोबेबिलिटी से काम कर रहे हैं। बहुत जहाँ पर भी आप चांस पे काम कर रही हो, जितने भी आप गेम्स खेलती हैं, मेजॉरिटी प्रोबेबिलिटी रूल्स के ऊपर काम करता है। जितने गैम्बलिंग गेम्स हैं वो सारे के सारे प्रोबेबिलिटी रूल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। कोई भी शख्स ऐसा नहीं होता जिसकी लक इतनी अच्छी हो कि वो जो गेम खेल रहा हो वो जीतता जा रहा हो। बेसिकली उसके प्रोबेबिलिटी नंबर इतने स्ट्रांग होते हैं कि उसको मालूम होता है कि अगला, अगर वो पत्तों से खेल रहा है तो अगला पत्ता क्या आएगा, और अगर कोई उससे खेल रहा है तो उसको पता होता है कि अगला कॉइन कौन सा आएगा। तो ये बेसिकली उसके प्रोबेबिलिटी नंबर्स स्ट्रांग होते हैं, जिसकी बेसिस पर कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि वो गैम्बलिंग में बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो बेसिकली उनके प्रोबेबिलिटी रूल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अगर आप लोग भी प्रोबेबिलिटी रूल्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोग भी अच्छे गैम्बल्स कर सकेंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का बेसिक वन लाइनर डेफिनेशन ये है कि चांस ऑफ एन इवेंट अकरिंग, किसी भी चीज़ के होने के क्या % चांसेस हैं, किसी भी चीज़ के हो जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये बेसिकली उसकी प्रोबेबिलिटी है। कोई चीज़ जैसे आज क्लास होगी या नहीं होगी, दिस इज प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितने % आज क्लास होगी या नहीं होगी? 50% नहीं, हमेशा 50% प्रोबेबिलिटी नहीं होती, लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी 50% है कि क्लास होगी या नहीं होगी। अच्छा, किसी और की होगी या मेरी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 50% है अगर दो लोगों में हम चांस लगा रहे हो तो देखना ये पड़ता है कि आपके पास, खैर वो भी हम देख लेंगे। अगर आपके पास सिंपलेस्ट प्रोबेबिलिटी आप अपने कॉइन की फ्लिपिंग से लगा रही हो तो कॉइन के चूंकि सिर्फ दो मतलब या हेड होगा या टेल होगा, तो या तो आप अगर आप कॉइन को टॉस कर रही हो तो आपके पास यही प्रोबेबिलिटी है कि या तो आपको हेड मिलेगा या आपको टेल मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कॉइन जाके सीधा खड़ा हो जाए। ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसी मूवी में हो सकता है, रियल आपके पास कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी वही होती है जो हो सके, मतलब चांसेस ऑफ बीइंग अकर्ड। तो आपके पास या हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा। अगर आप गेम खेल रही हो, लूडो खेल रही हो, तो आपके पास डाइस पे क्या आएगा, या आपकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। ये क्या इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास 6 आ जाए? आपके पास और 50%, क्योंकि आएगा या नहीं आएगा इस 50%। 1/6 क्यों? क्योंकि इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ 6 हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6। चूँकि इसकी 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं तो टोटल आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो 6 है। तो उस डिनोमिनेटर में 6 का आना 1 है, यानी कि चूँकि उसकी 6 साइड्स में से सिर्फ एक साइड है जो कि 6 रखती है, तो आपके पास ये एक बार अगर आप एक दफ़ा घुमा रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक बार ये चांस है कि आपके पास 6 आ सकता है या नहीं आ सकता। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई इवन नंबर आएगा, अगर आपने डाइस फेंका डाइस, तो आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है? नहीं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास इवन नंबर आएगा, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास ऑड नंबर आएगा? 50%। हाँ, सम वॉट आप कह सकते हैं कि 50%, लेकिन ये निकलता है, हम निकाल लेंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि जितने नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबल हों या जितने चांसेस पर कोई प्रोसेस हो सके, यानी कि अगर मैं कॉइन फेंकूं तो मेरे जितने आउटकम पॉसिबल है ये उसकी प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है। जो काम हम कर रहे हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है। जो रिजल्ट आपके पास किसी सिंगल ट्रायल से आ रहा है वो आपका प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है। अगर मैंने कॉइन को टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा, जो भी आएगा ये आउटकम है, और वो आउटकम बेसिकली आपका प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट में जितने आउटकम पॉसिबल हैं वो आपके प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। तो आपके पास आउटकम्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ के हो जाने पर रिजल्ट आ जाए, दिस इज़ योर आउटकम। अगर हम सिंपल टॉसिंग ऑफ कॉइन की बात करें तो टॉसिंग ऑफ कॉइन के सिर्फ 2 ही आउटकम पॉसिबल हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि 50%, इसका मतलब ये है कि 50% पॉसिबिलिटी या 50% प्रोबेबिलिटी ये है कि आपके पास हेड आए, और 50% प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ही ये है कि आपके पास टेल आए। हेड और टेल में से कोई एक ही आ सकता है, पहली बात ये दोनों नहीं आ सकते, और दूसरी बात ये कि इन दोनों के होने के चांसेस भी बिल्कुल सेम है। आप जब भी कॉइन को टॉस करेंगी तो इस ऑफ से अबव दैट फेयर कि आपके पास क्या आएगा, आपके पास कोई एक चीज़ ज़रूर आएगी, मगर
चांस ये कि वो हेड हो या चांस ये कि वो टेल हो, ये चांसेस 100% इक्वल हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आपके पास बायसनेस का ऑप्शन नहीं होता। अच्छा, अगर आप एक डाइस के ऊपर काम करें और आप उसको फेंकें तो आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, ये भी मतलब इक्वल या करेंगे। इक्वल या करेंगे का मतलब है कि एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक आ गया तो दो नहीं आ सकता, या पहली दफ़ा आपने जब उसको फेंका था तो 1 आया था तो दूसरी दफ़ा फेंकने पर 1 नहीं आ सकता, हो सकता है फिर 1 ही आ जाए। क्यों? क्योंकि हर बार जब आप इसको यूज़ करेंगी, अपनी प्रोबेबिलिटी का एक्सपेरिमेंट लगाएंगी, तो हर बार वो पहले की तरह बिहेव करेगा, इररिस्पेक्टिव कि पिछली दफ़ा वो क्या आया था। अगर आप एक कॉइन को 10 दफ़ा फेंकेंगी तो हर दफ़ा हेड आने के चांसेस भी 50% है और टेल आने के चांसेस भी 50% है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पिछली दफ़ा वो हेड आया था या टेल आया था। ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की अगर आप बात करें तो एग्जैक्टली जैसे कि अभी इन्होंने किया था कि आप टोटल नंबर को नीचे रखें और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी को ऊपर रख दें। यानी कि अगर आप 1 के ऊपर काम कर रही हैं तो पॉसिबिलिटी 1 की आने की ऊपर रखें और टोटल नंबर को नीचे रखें। यह आपकी प्रोबेबिलिटी इन जर्नल इसी तरह कैलकुलेट की जाती है। अगर आपके पास आप एक डाइस को फ्लिप कर रही हैं और आप ये चाहती हैं कि आपके पास 4 आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी एग्जैक्टली 1/4 की है। अगर आप ये चाहती हैं, जैसे कभी कभी हम लूडो खेल रहे होते हैं तो हमें होता है कोई भी इवन नंबर आ जाए तो किसी दूसरे की हम गोट तोड़ हटा सकते हैं, तो इवन नंबर में आपके पास 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो इसका मतलब है इसका प्रोबेबिलिटी 3/6 की है। 3/6 का मतलब है 1/2, यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास इवन नंबर आ सकता है। तो एग्जैक्टली 50% ही ये प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर आ जाए। अगर इवन नहीं आएगा तो ऑड आएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर हमारे पास कोई 5 मार्बल के पीसेस हों और हमारे पास उसमें से 4 ब्लू हैं और 1 रेड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास ब्लू मार्बल पिक होगा? तो चूँकि 5 में से 4 ब्लू है इसलिए मैंने 4/5 लिखा है। अगर 5 में से मैं देखती कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड आएगा तो क्या लिखती मैं? 1 इज रेड। इधर मत गिनो, ये तो एक रैंडम पिक्चर है। 1/5, यानी कि इस वक्त प्रोबेबिलिटी अगर मैं रेड के हिसाब से देखूंगी तो 1/5 है, लेकिन ब्लू के हिसाब से देखूंगी तो 4/5 है। क्यों? क्योंकि ब्लू होने के चांसेस 4 दफ़ा हैं रेड के मुकाबले में। आपके फेल होने के चांसेस, अगर लेट सपोज मैं कहूँ कि भाई आप तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, आपके फेल होने के चांसेस 4 टाइम्स है पास होने के मुकाबले में, तो टोटल के मुकाबले में आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आप इसी तरह करती रहेंगी तो आपके फेल होने का मार्जिन बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप ठीक से करती रहेंगी तो आपके पास होने का मार्जिन बढ़ जाएगा। तो मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा टोटल से ही देखनी पड़ती है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी लाइन होती है जिसके ज़रिए आप ये बता रही होती हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी लाइन क्या बता रही है। जैसे कि इवन चांसेस क्या हैं, अनलाइकली अकर क्या है और लाइकली अकर क्या है। किसी चीज़ के होने के चांस ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हाँ, अगर मैं कहूँ कि मैं डाइस को रोल कर रही हूँ और मेरे पास 8 नंबर आ जाए, 9 नंबर आ जाए, 7 नंबर आ जाए, तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? क्या इसका कोई चांस है? मैं सिंगल टाइम अगर डाइस को रोल करूँगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पास 6 के मतलब 1 2 3 4 5 6 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए। तो ये होता है अनलाइकली अकर, इम्पॉसिबली अकर, यानी कि वो चीज़ जो हो ही नहीं सकती। तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी लाइन में इम्पॉसिबल रीजन में जाती है। वो चीज़ें जिनके होने के चांसेस 50% होते हैं, जैसे कि आपने कॉइन को फ्लिप किया, 50% चांस है हेड है, 50% चांस है फेल है, वो टेल है। अगर आपने पेपर दिया तो 50% चांस है कि आप पास हैं, 50% चांस है कि आप फेल हैं। अगर आप ट्रू फॉल्स का एग्जाम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं तो 50% चांस है कि वो ट्रू है, 50% चांस है कि वो फेल है। ऐसी सारी कंडीशन जहाँ पर इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग होती है वो इवन चांस कहलाते हैं। जहाँ इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अकर्ड होती है वो इवन चांस कहलाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। उसके बाद हमारे पास एक तीसरी कंडीशन होती है जो कि लाइकली अकर की होती है, यानी कि सर्टेन, यानी कि वही चीज़ आएगी, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर आपके पास
5 बॉलों में से 1 बॉल रेड है, 4 बॉलें ब्लू हैं, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ब्लू बॉल आ जाएगी। तो ये कंडीशंस लाइकली अकर्ड कंडीशंस कहलाती हैं, जहाँ पर किसी चीज़ के हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी आपको एक गाइड प्रोवाइड कर रही होती है किसी भी चीज़ के होने या ना होने की। होगा या नहीं होगा ये डिपेंड, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोबेबिलिटी अगर कह रही है कि हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता, टेल भी आ सकता है उतनी ही प्रोबेबिलिटी से जितनी प्रोबेबिलिटी से आपका हेड आएगा। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज आपकी प्रोबेबिलिटी में, बेसिकली प्रोबेबिलिटी एक टर्मिनोलॉजी है ना। अगर हम कह रहे हैं कि कोई एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स हैं तो हमारे पास उसका रिजल्ट जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बेसिकली प्रोबेबिलिटी और कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी बस एक नाम है, एक वर्ड है। प्रोबेबिलिटी टेंजिबली कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको कुछ करना चाहें तो प्रोबेबिलिटी टेंजिबली कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ में से पॉसिबल अकर चांसेस को एक तरफ करना इस प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये कुछ सवालात हैं जिनके आप लोग ही जवाब दे सकते हैं, मैं तो दूंगी नहीं। सवाल ये है कि आपके पास एक्सपेरिमेंट आपने किया, कॉइन को टॉस किया, आपने डाई को रोल किया, आपने आंसर दिया ट्रू या फॉल्स में, और आपके पास 2 कॉइन थे जिनको आपने टॉस किया। तो आपके ख्याल में इनके आउटकम्स क्या होंगे? हेड और टेल। नहीं, मैंने पूछा टॉस ऑफ 2 कॉइन्स। टॉस ऑफ 2 कॉइन्स की क्या पॉसिबिलिटी है? और जी, एक हेड एक टेल, एक हेड दोनों हेड दोनों टेल, यानी कि सारी पॉसिबिलिटी है। तो आपके पास इसके जो सैंपल स्पेस है या जो इसके आउटकम्स हैं वो कौन कौन से हैं? हेड टेल 1 2 3 4 ट्रू फॉल्स, या हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड। सही है। तो इसके पास बेसिकली आपके पास 4th वाले में 4 तरह के टोटल आउटकम है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 टेल्स क्या होगी, तो क्या होगी इसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 टेल्स 1/4, क्योंकि टोटल कितने हैं 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी है 1, तो 1/4। अच्छा, अगर आप एक डेक ऑफ कार्ड से काम कर रही हो तो डेक ऑफ कार्ड में 52 आपके पास कार्ड्स होते हैं जिसके अंदर 4 किंग होते हैं, तो किंग के आने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 4/52। ये बेसिकली ट्री डायग्राम है जिसके ज़रिए हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी अगर हो रही है तो वो कितनी % होगी। यानी कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, हमारे पास कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, हमारे पास कोई चीज़ कितनी। तो ये हमारे पास ट्री डायग्राम है जिसके ज़रिए हम ये जैसे अभी आप लोगों ने निकाला कि दोनों हेड हो सकते हैं, एक हेड एक टेल हो सकता है, दोनों टेल हो सकते हैं। पहले वाला जब टेल था तो दूसरे वाला हेड हो सकता है, और जब पहले वाला हेड था तो दूसरे वाला टेल हो सकता है। तो ये जो सारी पॉसिबिलिटी हैं वो इस ट्री डायग्राम से निकाली जाती हैं। आप इस ट्री डायग्राम को खुद भी तसल्ली से बैठ के करके देखिएगा तो आपसे इसके आउटकम्स निकल जाएंगे। अच्छा, इवेंट क्या होता है? जो आपके पास कोई सिंगल रिजल्ट एक्सपेरिमेंट होता है वो आपका इवेंट है। यानी कि अगर आप टेल आ रहा है तो टेल इवेंट है, हेड आ रहा है तो हेड इवेंट है। अगर आपने अपनी डाइस को रोल किया है और आपके पास 6 आ रहा है तो 6 एक इवेंट है, 5 आ रहा है तो 5 इवेंट है, 3 आ रहा है तो 3 इवेंट है। इवेंट जो है वो आपके पास सारे के सारे जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो सारे के सारे इवेंट में आते हैं। जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे के सारे इवेंट में आते हैं। जैसे कि अभी हमने किंग की बात की थी तो किंग टोटल 4 दफ़ा पॉसिबल है, तो इसका मतलब है कि आपका इस पर किंग की आउटकम कितने हैं 4। अगर आप इवन नंबर में अपनी नंबर लेना चाहते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है 3। तो ये सारे के सारे आउटकम हैं, हर वो चीज़ जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सके या जो अपने आप को शो कर सके। अच्छा, हमारे पास इवेंट जो है, आउटकम जो है वो सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। अगर आपके पास इवेंट जो है वो एक आउटकम पे डिपेंड करता हो तो ये सिंपल इवेंट कहलाता है। जिसका आउटकम 1 होता है वो सिंपल इवेंट होता है। जैसे कि आपके पास कोई चीज़ अगर मैंने कॉइन टॉस किया तो इसका आउटकम या तो हेड होगा या टेल होगा, तो ये कौन सा इवेंट है? सिंपल इवेंट है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैंने डाइस रोल की और मैंने बोला कि मेरे पास कोई भी इवन नंबर आ जाए तो ये कंपाउंड है।
लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सिर्फ 6 आ जाए तो फिर ये सिंपल इवेंट है। सिंपल इवेंट वो होता है जिसका आउटकम कोई दूसरा नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास सैंपल पॉइंट क्या होता है, सैंपल इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक है, अब हम इसको देखते जाएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि या तो ये होगी या वो होगी, कोई तीसरी चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे कॉइन की टॉसिंग जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। डाइस को अगर आप घुमा रहे हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन है। अगर 1 आएगा तो 5 नहीं आ सकता, 5 आएगा तो 6 नहीं आ सकता, अगर 2 आएगा तो 3 नहीं आ सकता, हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता। ऐसी सारी की सारी कंडीशंस जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशंस कहलाती हैं, जिसमें आपके पास एक वक्त में एक ही का चांस हो, दूसरी चीज़ का चांस ना हो। अगर आपके पास किसी दूसरी चीज़ का चांस नहीं है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन क्या चीज़ें जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं? अगर आप किंग्स और हार्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं तो ये म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव कंडीशन है। क्यों? क्योंकि आपके पास किंग भी आ सकता है और वो हार्ट में भी हो सकता है। यानी किंग के ऊपर हार्ट बना हो तो इसका मतलब है कि आपको एक ही कार्ड से किंग प्लस हार्ट मिल रहा है। तो ये म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव कंडीशन है जब आपको किसी एक आउटकम में एक्सक्लूसिव चीज़ ना मिल रही हो। और एक्सक्लूसिव चीज़ वो है कि अगर एक है तो दूसरी नहीं हो सकती, अगर 5 आ रहा है तो 6 नहीं आ सकता, दिस इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन किंग के साथ हार्ट, किंग मतलब किंग वाला हार्ट वाला कार्ड तो आ सकता है ना कि किंग और उसके ऊपर हार्ट बना हुआ, तो दिस इज म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव कंडीशन। तो प्रोबेबिलिटी में ये दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आइदर यू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव। नॉन एक्सक्लूसिव कंडीशंस और एक्सक्लूसिव कंडीशंस हमेशा अलग अलग रखनी होती हैं और इनके फिर आउटकम्स भी फ़र्क होते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट वो होता है, एक होता है इवेंट, इवेंट का मतलब होता है जो हो जाए, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो ना हो सके। जो हो जाए वो इवेंट है और जो ना हो सके वो कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि अगर मैं कॉइन को टॉस कर रही हूँ, मेरा हेड आ रहा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? टेल। अगर मैं डाइस को रोल कर रही हूँ और मेरा इवेंट जो है वो 6 है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 सारे के सारे इसके कॉम्प्लीमेंट हैं। तो कॉम्प्लीमेंट वो है जो कि ना हो सके, कॉम्प्लीमेंट वो है जो एक आउटकम के आने के बाद जो चीज़ें रह जाएं वो कॉम्प्लीमेंट हैं। जैसे कि अगर इस पूरी क्लास में कोई एक लड़की होगी जिसके मैक्सिमम नंबर होंगे, तो जिसके मैक्सिमम नंबर हैं वो क्या है? इवेंट है। और बाकी की सारी लड़कियां किस में आएंगी? कॉम्प्लीमेंट में। क्यों? क्योंकि अब उनमें से किसी का भी ये नंबर नहीं आ सकता। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है हमेशा उसे कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को मतलब प्रोबेबिलिटी P से रिप्रेजेंट की जाती है और इवेंट को हम ब्रैकेट में A से मेंशन कर देते हैं। लेकिन अगर आप उसी के कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट के लिए ऊपर छोटा सा C लिख देते हैं। कुछ लोग छोटा सा C लिख देते हैं, कुछ बड़ा C भी लिख सकते हैं। तो ये जो C है ये आपके कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा होता है, यानी कि जो चीज़ ना हो सके। लेकिन एक बात याद रखना, इवेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज इक्वल टू 1। द सम ऑफ इवेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी कि कॉम्प्लीमेंट और इवेंट्स को मिलाकर अगर आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो वो 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती। या तो क्योंकि आपको मालूम है कोई भी चीज़ या तो प्रोबेबिलिटी देगी या वो उसकी कॉम्प्लीमेंट होगी, यानी कि या तो वो इवेंट देगी या वो उसकी प्रोबेबिलिटी या वो कॉम्प्लीमेंट देगी। तो सम ऑफ इवेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑलवेज 1, दे कैन नेवर बी मोर देन 1। अगर हम डाइस की केस में बात करें, हाँ तो हेडिंग की बात करें, अगर आप कॉम्प्लीमेंट को देखना चाहें तो अगर आप एक डाइस को रोल कर रही हैं और आपके पास 4 आ रहा है तो क्या आपके ख्याल में इसकी कॉम्प्लीमेंट्स कौन हैं? अच्छा, सेलेक्टिंग अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट एंड गेटिंग अ वोवेल, यानी कि सारे कॉन्सोनेंट्स आप उसमें डाल सकती हैं। सेलेक्टिंग अ मंथ एंड गेटिंग अ मंथ स्टार्ट्स विद अ J, हटा के, यानी कि क्या नाम है
फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, बाकी के सारे उसी में आ जाएंगे। सेलेक्टिंग अ डे ऑफ द वीक एंड गेटिंग अ वीकेंड, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताए हैं, एग्जैक्टली यही इसके जवाब आते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट, मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, कुछ होते हैं डिपेंडेंट इवेंट। इवेंट जो है इंडिपेंडेंट होता है तो इसका मतलब होता है कि वो आपके पास कभी भी किसी दूसरे इवेंट से अफेक्ट नहीं होगा, दूसरे इवेंट से अफेक्ट नहीं होगा। यानी कि अगर आपने कॉइन को फ्लिप किया और आपके पास हेड आया और आपने दूसरी दफ़ा कॉइन को फ्लिप किया तो आपके पास इर्रिस्पेक्टिव पहले हेड था या टेल था, अगली दफ़ा भी इक्वली चांसेस हैं कि हेड या टेल कुछ भी हो सकता है। अगर आपने डाइस को रोल किया और आपने 6 आया तो अगली दफ़ा जब आप रोल करेंगी तो भी आपके पास इक्वली चांसेस होंगे कि 6 भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 भी आ सकता है। तो हर वो इवेंट जो अपने पुराने इवेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होता वो इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाता है। लेकिन अगर आप एक डेक ऑफ कार्ड से गेम खेल रहे हो और आपने पहला पत्ता फेंक दिया, अब बाकी के 51 पत्ते रह गए, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी चांसेस चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। अगर 4 किंग हैं और पहले वाला जो पत्ता आपने फेंका वो किंग का था, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग क्या हो गई? कम हो गई। क्यों? क्योंकि अब टोटल पत्ते हैं 51 और चांसेस ऑफ किंग क्या है? 3/51। लेकिन अगर आपने पहला पत्ता फेंका और वो किंग नहीं था तो आपके पास चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि अब वो 4/51 हो गई। तो ये आपके पास नॉन डिपेंड यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। लेकिन अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो अगली दफ़ा टॉस करते हुए इस बात से इर्रिस्पेक्टिव पिछली दफ़ा उसने हेड दिया था या टेल, वो कोई भी मतलब वैल्यू दे सकता है। ऐसी सारी कंडीशंस इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी पिछले इवेंट से अफेक्ट हो रही हो तो वो डिपेंडेंट कहलाती है। और प्रोबेबिलिटी आपके पास इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और डिपेंडेंट इवेंट प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। सही है? जैसे कि ये मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ, ये वही है कि कुछ इवेंट्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, तो वो अपने प्रीवियस से डिपेंड कर रहे होते हैं। आपके पास डिपेंडेंट इवेंट की कोई एग्जांपल है? इसी दोनों तरीके की होती है, डिपेंडेंट भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। अच्छा, फिर प्रोबेबिलिटी की कुछ टाइप्स होती है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी बेसिकली 3 तरीके की होती है। एक होती है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, एक होती है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी और एक होती है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सही है? हम स्टार्ट लेंगे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से, और इन तीनों ही प्रोबेबिलिटी में काफ़ी फ़र्क है। हो सकता है कुछ प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने कभी इस्तेमाल ना किया हो। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी वो होती है जिसमें आप ये एज्यूम करते हैं, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी वो होती है जिसके मुताबिक जितने भी आउटकम्स होते हैं सैंपल स्पेस के, उनकी चांसेस ऑफ अकर इक्वल होते हैं। यानी कि अगर हेड है तो टेल के आने के चांसेस भी बराबर हैं। अगर आप एक डाइस को रोल कर रही हैं तो 1 आएगा या 6 आएगा, इररिस्पेक्टिव, उसके आने के चांसेस बराबर हैं। तो इक्वल लाइकली अकर इवेंट्स जो हैं वो हमेशा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किए जाते हैं। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के मुताबिक तमाम के तमाम इवेंट जो हैं उनके होने के चांसेस बराबर हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ आप एग्ज़ाम देंगी तो आप पास हो जाएंगी या फेल हो जाएंगी, तो इस वक्त चांसेस ऑफ अकरिंग क्या है? इक्वल है। आपके चांस पास के और फेल के चांस बराबर हैं। तो ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है। जहाँ पर भी आपके चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन्फ्लुएंस ना हो रही हो वो हमेशा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किया जाता है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को हमेशा आउटकम कैन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि सैंपल स्पेस के हिसाब से आप देखते हैं तो वो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, यानी कि n डिवाइडेड बाय ns, यानी कि इवेंट डिवाइडेड बाय स्पेस, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब अगर एक डाइस है मैंने उसे रोल किया है तो 1 2 3 4 5 6 ये इसका सैंपल स्पेस है।
और इवेंट वो है जो हो जाए, यानी कि अगर 1 है या 6 है, 3 है या 4 है, ये इसका इवेंट है। तो इवेंट डिवाइड बाय सैम्पल स्पेस इज प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हो या कोई सी भी प्रोबेबिलिटी हो, उसको हमेशा हमेशा इन 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। या तो आप उसे हाफ के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकती हैं, यानी कि 1/3, 1/2, 1/5, या आप उसे 0.5 यानी कि या तो आप 1 करके शो कर सकती हैं, या उसको सॉल्व करके जो 0.5, 0.3, 0.2 आ रहा हो उस तरह शो कर सकती हैं, या आप उसे परसेंटेजेस में शो कर सकती हैं, 30%, 50%, 40%। लेकिन प्रोबेबिलिटी को इन तीनों के अलावा और किसी तरीके से शो नहीं किया जा सकता। तो प्रोबेबिलिटी को इन तीनों के अलावा और किसी तरीके से शो नहीं किया जा सकता। या तो आप प्रोबेबिलिटी को नंबर में शो करेंगी, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर, या आप उसे क्या नाम परसेंटेज में, या आप उसे पॉइंट्स में, लेकिन आप कभी भी प्रोबेबिलिटी को इसके अलावा और किसी तरीके से मेंशन नहीं कर सकती। कोई सी भी प्रोबेबिलिटी हो इसके अलावा मेंशन नहीं होती। और उसका रीज़न मैं बताऊंगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो रूल है उसमें पहला रूल ही ये है कि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी मोर देन 1। तो अगर आप इसे और दूसरी तरीक़ों से शो करने की कोशिश करेंगी तो वो प्रोबेबिलिटी ही नहीं रहेगी। अच्छा, राउंडिंग रूल आपने बहुत दफ़ा पढ़े होंगे और बहुत तरीके के पढ़े होंगे। आपको मालूम है कि जब 5 आ रहा हो तो 5 से छोटा है या बड़ा आप ये देख लेती हैं, इवन है या ऑड है ये देख लेती हैं, 5 से बड़ा हो तो राउंड अप कर देती हैं, 5 से छोटा हो तो एज इट इज़ छोड़ देती हैं। ये सारे नॉर्मल राउंडिंग ऑफ डेटा रूल्स हैं जो कि आप लोगों ने अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ राउंडिंग रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि अगर आपके पास किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी आ रही है तो आपने उसे कैसे राउंड ऑफ करना है। तो आपने उसे बिल्कुल इस तरीके से राउंड ऑफ करना है कि जो आखिरी डिजिट आ रहा हो बस उसको आप अपने लिए छोड़ दें। यानी कि यहाँ पर 5, 8, 7 था, तो चूँकि आपको मालूम है कि 8 जो है वो बड़ा नंबर है तो ये 6 हो जाएगा, तो आप इसको 1 डिजिट तक ले गए, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट तक। तो प्रोबेबिलिटी रूल्स के हिसाब से प्रोबेबिलिटी को राउंड ऑफ हमेशा लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक ले जाकर किया जाता है। हम प्रोबेबिलिटी को कभी भी नॉन ज़ीरो डिजिट में 2, 3 तक नहीं शो करते, यानी कि मैं इसको 5, 8, 7 तक नहीं शो कर सकती, मैं इसको 6 से ही शो करूँगी। तो प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास इस तरीके से नहीं भी आ रही हो, 0.67 आ रही हो, तो तब आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या नाम है 70% बताएंगी मुझे, या 0.7 बताएंगी, जो भी है। और ख़ास तौर पे अगर इतना छोटा तक जा रहा हो ना, यानी कि इतने ज़ीरो के बाद आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में तो कभी भी एक के अलावा दूसरा डिजिट नहीं लेते। तो प्रोबेबिलिटी को इसी तरह राउंड ऑफ किया जाता है। अच्छा, ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है, ज़रा जल्दी से मुझे करके आंसर बता दो। 3, तो आपके पास पहले वाले में 4/52 या 1/13। अच्छा, क्लब्स कितने होंगे? 6 ऑफ क्लब्स, हाँ 6 ऑफ क्लब्स, खाली क्लब नहीं 6 ऑफ क्लब्स, तो वो कितने होंगे? तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/52। दूसरे में हमारे पास है गेटिंग 3 ऑफ डायमंड्स, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ, 3 ऑफ डायमंड्स की क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं, 52 का ये हिसाब बनेगा, तो 16/52 आपके पास 4/13 का रेशो आएगा। उसके बाद हमारे पास हैं प्रोबेबिलिटी रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको कान खोल के दिमाग खोल के अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के यही रूल्स हैं और कुछ रूल नहीं हैं। पहला रूल ये है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ के होने के या चांसेस होंगे या नहीं होंगे, नेगेटिव चांसेस तो नहीं हो सकते ना। तो या तो प्रोबेबिलिटी में कोई चीज़ होगी या वो नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो माइनस में हो, यानी कि या तो आप पास होंगी या नहीं होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं आपको ज़बरदस्ती फेल कर दूँ। तो नेगेटिव चांसेस तो नहीं हो सकते, तो प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। सेकंड रूल ये है कि आपके पास कोई इवेंट जो है, जो हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। या प्रोबेबिलिटी होगी या प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। और अगर आपके पास इवेंट ई कभी भी ज़ीरो पर नहीं हो सकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं होगी। अगर कोई काम हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ ज़रूर होगी, भले से छोटे से चांसेस छोटे से नंबर में हो,
लेकिन होगी लाजमी, कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होती। अगर इवेंट ई सर्टेन है, यानी कि उसके होने के चांसेस, यानी कि उसका होना लाजमी है, तो ऐसी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 से कम या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। The sum of the probabilities of the outcomes can never be more than 1, always 1, यानी कि आपके पास प्रोबेबिलिटी चांसेस, अभी जो मैंने आपको बताया था तब आप मुझसे पूछी थी तो मैंने कहा था 1/6 सबको प्लस कर लो। तो चूंकि आपकी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ कभी भी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, प्रोबेबिलिटी की समेशन 1 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि आप जब उसको टोटल नंबर से डिवाइड करती हैं तो वो फ्रैक्शन में आ जाता है, और सारे फ्रैक्शन को जब आप प्लस करती हैं तो वो 1 बनता है। ज़रा 2 मिनट में आप लोगों को दे रही हूँ। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आपके पास किसी एक सिंगल डाइस को आप रोल करें और आप चाहती हो कि आपको 8 नंबर मिल जाए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ। कंडीशन में बताया जाता है कि 0 प्रोबेबिलिटी है। ऐसी हर चीज़ जो पॉसिबल ना हो, जो हो ही ना सके, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जो अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि वो प्रोबेबिलिटीज़ जो हो ही ना सके, तो ऐसे में हमारे पास 0 है, ये इम्पॉसिबल है। इसकी सैम्पल स्पेस के हिसाब, सैम्पल स्पेस इसका 1 to 6 है, जबकि आप जो मान रही हैं वो 8 है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर आप एक डाइस को रोल कर रहे हैं तो आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास जो भी नंबर आए वो लेस देन 7 हो। तो ये 1 ही है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो हैं वो बिलो 7 ही होंगे। तो जब बिलो 7 ही होंगे तो सबको अगर आप 1/6 प्लस करती चली जाएंगी तो 6 आएगा, 6/6 = 1। तो यहाँ पर आपके पास 1 आएगा और हम इसको यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, पूछिए। ये ये इसमें 1/8 था ना।